आज के इस सेशन में हम लोग जीवन के एक बहुत बड़े पक्ष से जुड़ेंगे, जो एक करियर भी है लोगों के लिए, लेकिन वो वास्तव में करियर से कहीं बढ़कर है। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ऑन एन एवरेज आज मनुष्य को कितना जीवन काल मिला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को कितना जीवन काल मिला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? सुशीला जी बताएं। एक अनुमान लगाइए, कितना जीवन मिला होगा। पूजा जी आप बताएं। 60 से 70 साल। 60 से 70 साल, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। एवरेज, ये एवरेज है सर। एवरेज है। तो आप बताइए, पूरे भारत में 70 वर्ष प्लस के कितने लोग होंगे? अभी तो हमने आंकड़े देखे नहीं, देखे भी होंगे तो भूल पांच गए। प्रतिशत 5% तो 70 वर्ष प्लस के हैं, और 100 वर्ष प्लस में 0.03%। अच्छा। ठीक है। अभी मैं आपसे बात क्यों कही है, आपकी आयु 30 वर्ष होगी, 25 होगी, 32 होगी, इसके आसपास आपकी आयु होनी चाहिए। कहते महिलाओं से उनकी आयु नहीं पूछनी चाहिए, इसलिए नहीं पूछूंगा तो आपको प्रसन्नता होगी। अब मान लीजिए कि आपकी आयु 30 वर्ष है, मान लेते हैं। आपके पास रिमेनिंग कितना टाइम है, शीला जी? शीला जी, आप शायद नेटवर्क इश्यू है। हाँ सर बोलिए। हम्म, मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी आयु 30 वर्ष है इस समय, तो आपका कितना वर्ष समय से शेष है? लगभग 60 वर्ष, लगभग 30 वर्ष। भाई एवरेज हम ये मान के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति को 30 वर्षों 60 वर्षों का टोटल। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, समझ रहा हूँ, आपके आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यदि एक व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु एवरेज मिली हुई है, तो उसके पास 30 वर्ष शेष रह गए। तो क्या आप 30 वर्ष के लिए इतनी तनाव भरे जीवन को जी सकती जो भी जी रही है? दूसरी चीज, आज आप लोग का स्वास्थ्य जैसा भी है, लेकिन क्या आप अपने इस स्वास्थ्य को अगले 30 वर्षों के उपरांत इसी तरह देख पाओगे? संयोगवश कल मेरा एक किसी क्रिमेशन में जाना हुआ। हमारे क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला ने कल शरीर छोड़ दिया था, हम उसमें गए थे। बहुत गंभीर बात आपसे कहने जा रहा हूँ। तो माता जी को हम पिछले 45 वर्षों से देख रहे हैं, और 45 वर्षों में मैंने उनके फेस पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा, लगभग वैसा ही। हाँ, थोड़ा फेस उनका डल हो गया, लेकिन फेस का आउटलुक लगभग वैसा ही। उन्हीं की बेटियां और बेटा, अभी उनकी एज 60 क्या 50 भी टच नहीं की है, लेकिन फेस लगता है कितना बूढ़ा हो चुका है। तो समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? क्या आप मेरी बात से सहमत है, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ इस समय? कि एक और जो हमारे बुजुर्ग हैं, एक लंबे समय तक उनके फेस पर आपको कोई विशेष परिवर्तन नहीं मिल रहा, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्द काफी कम आयु में ही वृद्ध लगने लग रही है। तो क्या आप भी चाहेंगे कि बहुत जल्द आपके फेस पर
70 वर्षों का बुढ़ापा आ जाए? नहीं। नहीं चाहे, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। जानते हैं इस बुढ़ापे का मुख्य कारण क्या है? ये बुढ़ापा क्यों आता है? कोई आपके पास आंसर है इसका? चलो, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस लेते हैं बहुत और अच्छी डाइट नहीं फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से। ये स्ट्रेस केवल 20% कारण है, अच्छा सर, डाइट और नहीं फॉलो डाइट करेंगे केवल अच्छी। 10 से 15%, मतलब मैक्सिमम 50% का आपने कारण बताया। उसके अलावा इसके अलावा। चलिए आज आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चे वाली कहानी सुनना पसंद करेंगे? आप लोगों ने अपने बचपन में एक स्टोरी, दो स्टोरी सुनी होगी। एक तो सुना होगा अली बाबा और 40 चोर, सुनी है? और एक स्टोरी सुनी होगी आपने अलादीन का चिराग। ठीक है। अब ये स्टोरी समकालीन लिखी गई। इसका वास्तविक राइटर कौन है मैं नहीं जानता। दास जी म्यूट हो जाइए प्लीज, आपकी आवाज आई, म्यूट हो जाइए प्लीज। दास जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं अली बाबा और 40 चोर, इसका अर्थ क्या है? अली कहते हैं मुसलमानों में उस ईश्वर को, उस ईश्वर को वो अली कहते हैं। मौला कह दिया, अली कह दिया, खुदा कह दिया, तो अली उसको मानते हैं। अली बाबा, अली बाबा मतलब बुजुर्ग, एक ऐसा बुजुर्ग जो ईश्वर के समान शक्तिशाली है। उसको 40 चोरों से युद्ध करना है, 40 चोरों से। ये 40 चोर कौन है? ये 40 वो द्वार है जो हमारे शरीर के अंदर से नेगेटिविटी को भरते हैं, पॉजिटिविटी खींच लेते हैं। अब आप सोचोगे ये 40 द्वार कहाँ से आ गए? तो हमारे इस भौतिक शरीर में कुल मिलाकर 32 क्या होते हैं? ऑर्गन्स। मोटा मोटा बता दो, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, जीभा, हमारा हृदय, हमारा फेफड़े, 2 फेफड़े होते, 2 किडनियां होती हैं। इन सबको जब आप जोड़ेंगे मेडिकली तो कुल 32 ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है। अब तो मैंने थोड़ा एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। आंख, नाक, कान और जीवा, ये 4 ऑर्गन्स होते हैं। 32 इंटरनल होते हैं, हाथ में मिला के 32 ऑर्गन्स होते हैं। तो 32 और 4 कितने हो गए? 36। 37 कौन सा होता है? हमारा शरीर। 37 हमारा शरीर होता है। ये सब लेते हैं, इनपुट ले रहे हैं सारा का सारा, चाहे भोजन के रूप में चाहे विचारों के रूप में इनपुट ले रहे हैं। लेकिन 3 द्वार आउटपुट के होते हैं, मल, मूत्र और जनरेशन का द्वार, ये आउटपुट के काउंट होते हैं। तो कुल मिला के 40 द्वार हमारे यहाँ पर हैं। अगर ये 40 द्वार आपके बाधित हो जाते हैं तो 40 चोर वहां से एंटर कर सकते हैं, मतलब नेगेटिविटी वहां से एंटर कर सकते हैं। यही वो कारण है कि हमें आज अज्ञानतावश इन द्वारों को हमने खुला छोड़ दिया है, और खुला छोड़ने के उपरांत यहाँ से नेगेटिविटी हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है, जिसको आप तनाव कह रहे हैं, खिंचाव कह रहे हो। तनाव खिंचाव है ही नहीं, हमारी अज्ञानता है। और धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बौद्धिक बल इतना कमजोर हो गया है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस दिशा में क्या काम किया जाए। इसके लिए दूसरी स्टोरी आती है अलादीन का चिराग। अल्लाह के सामने हम दीन दुखिया बन के खड़े हो चुके, और ईश्वर के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर बता मैं क्या करूं। तो ईश्वर ने क्या कहा? तुझे मैंने एक बुद्धि दी है चिराग के समान। चिराग कहते बुद्धि को।
तुझे मैंने चिराग के समान बुद्धि दी है, तो उसको घिसना शुरू कर, अर्थात उपयोग करना शुरू कर। तो तेरे जीवन में एक जिन आ जाएगा। जिन मतलब एक ऐसी शक्ति आ जाएगी, तो कुछ भी कर सकता है उसको। अब इसी का ही एक समकालीन हमारे सामने बहुत अच्छा एक वो है, संग्रह है चौपाइयों का, जो मैंने आपसे पहले भी किया था डिस्कस। क्या था वो? हनुमान चालीसा, जो इन 40 चोरों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए उपयोग में ली जाती। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ। लाइफ वो नहीं है जो आपको दिख रही है, लाइफ वो जो आपको मिली नहीं है। अभी तक आपने जीवन को वास्तव में समझा ही नहीं। कल्पना कीजिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है या बहुत तेज प्यास लगी है, पानी उपलब्ध नहीं है, संघर्ष करना पड़ रहा कैसे पानी मिल जाए। जैसे ही पानी आपके पास आएगा, वो पानी अमृत के समान हो जाएगा। आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था, लाखों लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करने के लिए बाध्य हो गए। ना भोजन था, ना पानी था, ना कोई वाहन था। उनके लिए एक कटोरी खिचड़ी भी अमृत, मतलब एक ब्रह्म भोज के समान। कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बहुत बड़ी विश्व वैश्विक महामारी थी, अचानक सामने आई, तो उसको समझ पाना आसान नहीं। तो हमें अगर जीवन के एश्योरेंस और इंश्योरेंस की तरफ ध्यान देना है, तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम इस जीवन को जीने किस लिए आए हैं। लेकिन तीन प्रकार के तनाव लगभग हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। तनाव नंबर 1, वो जिस भी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वो कब तक उसको धन दे पाएगी और कितना दे पाएगी, उसकी रेगुलर नीड्स पूरी हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तनाव नंबर 2, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। हर परिवार ये चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें। हमारे माता पिता ने भी चाहा, हम भी यही चाहते हैं। अलग बात है, अच्छी पढ़ाई का मतलब हमें खुद नहीं पता अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या है। तो चाहिए हमको अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य हम भी चाहते हैं, लेकिन यही नहीं पता अच्छा स्वास्थ्य कहते किसे। और तीसरे स्तर पर, हम अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे। अर्थात अभी आप नौकरी कर रहे हैं, आप घरेलू महिलाएं घर को सजा संवार रही हैं। एक समय ऐसा आता है जब सारे दायित्वों से मुक्ति हो जाती है। अर्थात अगर आपके बच्चे का विवाह हो गया, तो अपनी नौकरी वगैरह पे लग गए, आपकी नौकरी छूट गई। अब एक बुजुर्ग के रूप में आप अपने जीवन को किस प्रकार से दिशा देंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कभी कभी देखिए, कुछ पार्कों में या कुछ पब्लिक प्लेसेस पर कुछ बुजुर्ग बैठे मिलेंगे आप। उन बुजुर्गों के पास कोई काम होते हुए भी नहीं है। अब होता क्या है, जैसे कि दास जी हमारे एक पुरुष हैं और शायद कहीं जॉब करते होंगे, शायद, या आपके पति जॉब करते हैं, तो एक अच्छा तालमेल चल रहा है। किंतु एक ऐसा भी समय होता है जब छुट्टी पर घर बैठते हैं। मान लीजिए छुट्टी बढ़ जाती है कोरोना काल के बहाने, तो वो प्रेम रहता है जो प्रेम आपका नॉर्मल एक छुट्टी में होना चाहिए। बताइए इसको। जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था, जिस पति की या पत्नी की हम इतनी कामना करते हुए छुट्टी मिले, थोड़ा एंजॉय करेंगे हम लोग, कोरोना काल में रोज आमने सामने बैठे हुए हैं, कितना प्रेम कर लोगे भाई। तो तनाव बढ़ना शुरू हो गया, परिवार में तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। ये बात मैं इस आपको विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी करीब 8 से 9 केसेस आए थे उस समय, डाइवोर्स के, कि डाइवोर्स करना चाहिए, हम नहीं रह सकते साथ में।
तो फिर मैंने उनके साथ कुछ रेमेडीज की, तो आज सब स्वस्थ है, आराम से जी रहे हैं अपने अपने परिवारों में। ये खालीपन क्यों है, ये दूरियां क्यों है, गैप क्यों है? क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इंश्योर नहीं करा रखा। इंश्योर का मतलब ये होता है कि हम अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, हम समय का इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। और ये शिक्षा हमको स्कूल में, कॉलेज में नहीं दी जाती। स्कूल और कॉलेज के माध्यम से हमें केवल वो शिक्षा दी जाती है ताकि हम किसी तरह उस 12 वर्ष को बर्बाद करके कुछ पन्ने लेकर आ जाए। आप लोगों ने कब ट्वेल्थ की थी, आपको खुद भी याद नहीं होगा, अगर ट्वेल्थ की थी तो। जब ट्वेल्थ का आप लोगों के पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो जब आपने कभी सिक्स सेवन्थ की पढ़ाई की तो बिल्कुल भूल चुके होंगे। बस अगर याद आता होगा तो मास्टर जी का वो छड़ी याद आती होगी, या मैडम की वो डांट याद आती होगी। ऐसा ही होता है ना? आपके चेहरे की मंद मंद जो मुस्कुराहट है, वो बता रही है कि वो दिन याद आ गए आपको। वो पुस्तक याद नहीं आई जो हिंदी की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की जो पढ़ते थे, लेकिन वो मास्टर की डांट, वो खेलना कूदना, वो सब याद है आप लोगों को। जब आपको चोट लगी थी, खून निकल रहा था घुटने में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी लाइफ को एक डिजाइन देना है, एक शेप देनी है। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। मैं इंश्योर हूं, मैंने अपनी लाइफ को इंश्योर कर दिया कि आज से कुछ समय बाद मैं इसको एंजॉय करूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुशीला जी, आप ट्रेन में सफर कर रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को देखकर। कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? पडियारा से फिर डेगाना जा रहे हैं। हाँ जी, पडियारा रतनगढ़ से डेगाना। दिखाना जा रही है, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ससुराल जा रहे हैं सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। ट्रेन, अब आप ट्रेन देखिए, ट्रेन में एक बार बात तो पूछो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप। ग्रेट, अच्छा लगा। आप प्लीज कंटिन्यू, एंजॉय भी कीजिए, सुनिए भी सेशन। तो आपको ये समझ आ गया कि लाइफ की इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया? अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। लाइफ को इंश्योरेंस करने का माध्यम, तो सबसे पहला माध्यम तो ये होता कि हमें अपना इवेल्युएशन करना, हमें अपना इवेल्युएशन करना। अगर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं कि आप अपनी कितनी कॉस्ट लगाती हैं एज ए एम्प्लॉय? मैं एज ए एम्प्लॉयर आपको अपनी कंपनी के लिए खरीदना चाहता हूँ। मेरे वर्ड समझिएगा, बहुत टिपिकल वर्ड कह रहा हूँ, जो थोड़े कड़वे भी लग सकते हैं, कि एज ए एम्प्लॉय मैं आपको खरीदना चाहता हूँ, रोज के 8 घंटे खरीदना चाहता हूँ। 8 घंटे रोज के हो गए, और महीने में 26 दिन। तो अपनी कितनी कॉस्ट आप लगाओगे, कितने महीने की सैलरी में आप काम कर सकते हो? बताएं, पूजा जी बताएं आप। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है मतलब। अरे सैलरी, मान लो कल आपको जॉब करने का अवसर मिलता है, तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करती हैं मंथली? सर कम से कम 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। चलिए कोई फिगर सामने आए। सुशीला जी आप बताएं। महीने के। जी महीने, रोज के लिए महीने की पूछ रहा हूँ अभी तो। हाँ, ये सर 30-50 हजार रुपए। कितना, 30 या 50? हाँ, ज्यादा तो फिर काम करेंगे उसके ही मिलेंगे हमें। नहीं नहीं, काम करोगे नहीं करोगे बात की बात है, आप एक्सपेक्ट कितना करते हो? एक्सपर्ट तो सर अब सोचने में तो क्या, लाख रुपए कर लेते हैं। चलो कुछ कुछ आगे बढ़े, लाख रुपए फिगर। हाँ हाँ। वेरी गुड। अब मान लीजिए आपको लाख रुपए महीने का मिलना प्रारंभ हो जाता है,
और पूजा जी आपको 20,000 महीने का मिलना शुरू हो जाता है। कैसे उपयोग करेंगे उसका? हर उपयोग तो महीने। सर आप हाँ जी। बहुत है, इसका सारे खर्चे होते हैं, कितने खर्चे बचत भी होंगे? नहीं होती। कितने खर्चे होंगे? खर्चे तो बहुत है। अब आपसे एक बात पूछूं मैं। हमारे हाँ जीवन के सर। 4 पखवाड़े होते हैं। हमारे जीवन के 4 पखवाड़े होते हैं। एक होता है बचपन, एक होता है यौवन, एक होता है अधेड़, एक होता है बुढ़ापा। बचपन और यौवन में डिफरेंस क्या होता है कि बचपन डिपेंडेंट होता है और यौवन इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। और जब हम अधेड़ में पहुंचते हैं तो हम फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं, 50-50। और बुढ़ापा टोटली डिपेंडेंसी में ही बीतता है। अब आती है बात हमारे बचपन की। मान लीजिए मैंने बचपन में इस एक टेप की मांग की, टेप चाहिए मेरे को। एक टेप की मैंने मांग की और टेप मुझे मिल गई। ये टेप कितने समय तक मेरे लिए उपयोगी रहेगी, ये बताइए। ये टेप कितने समय के लिए मेरे लिए उपयोगी रहेगी? बताएं प्लीज। मैं एक छोटा बच्चा हूं, लगभग 10-12 साल की मेरी आयु है, और मैं टेप की मांग की तो ये टेप मुझे मिल भी गई। कितने समय तक मेरे लिए उपयोगी रहेगी? तक आप बचपन में हो तब तक। हम्म, आपका तो नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं। पूजा जी आप बताइए कितने समय तक उपयोगी रहेगी ये टेप? सर ये तो बचपन है, यूज करने पर है, कुछ वेस्ट भी हो जाते कर नहीं देते नहीं, हैं। वेस्ट उस पर नहीं जा रहा हूँ। उपयोगी कितने समय तक रहेगी? कितने घंटों तक, कितने दिनों तक? सर 1 महीने। चलिए मान लेता हूँ आपकी बात, 1 महीने। चलो जी आप बताएं। दास जी आप बताना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन बता नहीं पाएंगे हम। अब मान लीजिए इस समय, इस मोमेंट, जिस मोमेंट पर आप पहुंच चुके हो, आपको इसी टेप की दोबारा आवश्यकता हो। तो जब दोबारा आपको आवश्यकता हुई सेम टेप की, आपने इस टेप को कितने समय तक इसका आप उपयोग कर सकते हो, कितने समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं? ये बताएं। अभी आपने, मैंने आपसे ये पूछा कि आप जो है एक छोटे छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, और अब आप इसी एज में आ चुके हैं और आपको टेप की मांग हुई, तो कितने समय तक टेप की वैल्यू आप समझोगे? फिर उत्तर मैं खुद दे देता हूँ। ममता ये म्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। इसका मतलब समझिए। बचपन में आपकी बड़ी से बड़ी मांग भी मैक्सिमम 3 दिनों तक आपके साथ रहेगी। मैक्सिमम 3 दिनों। वो बालपन की इच्छाएं हैं जो 3 दिनों के बाद फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता ना। आपने हुक्म दिया, बाप ने लाकर दे दिया, माँ ने लाकर दे दी, ले बेटा यूज कर। उसका मिसयूज बहुत करेंगे आप। मैं छोटे बच्चे में टेप लेके बड़ी वाली आता हूँ, सॉरी वो फेविकोल लेके बड़ा वाला आता हूँ, वो चिप निकल रहा है, आधा फिक रहा है, आधा चद्दर पे लग रहा है, सब बर्बाद हो जाता है। अब आप उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। बात 20 या 25 रुपए की नहीं है, रिसोर्स की वैल्यू आपको पता है। तो ये होती है
एक प्रकार से इवैल्यूएशन। जो वस्तु आपके लिए जितनी उपयोगी होती है, अब ये टेप जो आती है ये लगभग 5 से 7 मीटर की होती है, कुछ 20 मीटर की भी आती है। आपको ये पता कि मेरे पास 20 मीटर तक का एक चिपकाने का पदार्थ रखा हुआ है टेप के रूप में, इसका मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव यूज करना है। और बच्चे के लिए क्या 20 मीटर, क्या 2 मीटर। बर्थडे में बहुत खुश होता है, आप तो बहुत अच्छा बर्थडे मनाना है, केवल 1 घंटे बाद का बर्थडे क्या हुआ कुछ पता नहीं, खत्म। तो हमें अपने जीवन की भी एक इवैल्यूएशन करनी है। बचपन और यौवन में अंतर क्या होता है? बचपन में आप अपरिपक्वता को झेल रहे होते हैं तो बचपन कहते हैं, लेकिन जब यौवन में पहुंचते तो ये परिपक्वता में बदल चुका होता है। लगभग आप जीवन को थोड़ा बहुत समझ चुके होते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूएशन करना जान चुके होते हैं। परंतु जब अधेड़ आता है तो आपके सामने खुद आपके बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों के प्रति आपका जो रुझान होता है आपको और मैच्योर बनाता कि नहीं भाई, संभाल के चलो, काम आएगा फ्यूचर में, बचा के चलो। तो बच्चे इधर उधर चीजों को फेंकते हैं और आप उनको संभाल संभाल के रखते हो, यही होता है ना। और जब आपका बुढ़ापा आता है तब भी वैल्यू आपके लिए लगभग बराबर हो जाती है, लेकिन आप तब हर चीज को बचाते फिरते हो। और तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत चीजें आती हैं, तुम नहीं जानते, बच्चे तुम नहीं जानते, लेकिन बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। तो हमें अपना इवैल्यूएशन यदि करना आ गया तो हम जीवन को समझना शुरू हो जाएंगे, हम जीवन को समझना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी एक प्रकार से वीकनेस होती है कि हम पूरे जीवन भर अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। तो अब आपको सिखाता हूँ वैल्यूएशन करते कैसे। अगर आपने 12th पास की है, चाहे सरकारी से चाहे प्राइवेट से, तो आपको उसकी कॉस्टिंग निकालनी होगी। अब मान के चलिए कि आज की डेट में ऑन एन एवरेज अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, मतलब नगरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो एक अच्छा स्कूल जो है वो 5 से 10 हजार के बीच में मंथली फीस लेता है बच्चे की। अर्थात अगर 1 महीने की फीस 5 हजार लेकर भी चलता हूँ तो 12 महीने की फीस कितनी हो गई? 60 हजार। और 12 साल की फीस कितनी हो गई? 7,20,000। तो वित्तीय समीकरण, फाइनेंशियल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग इस अमाउंट को आप 3 गुना कर दीजिए। अर्थात आप 12वीं पास करने के लिए आज की डेट में 7,20,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं। अगर 7,20,000 में आपने 12th को क्रॉस किया है तो इस अमाउंट को वापस प्राप्त करने में आपको कितना टाइम लगेगा? इस अमाउंट को वापस प्राप्त करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आप जीवन भर इस अमाउंट को वापस नहीं ला पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप कमाना शुरू करेंगे तो खर्चे भी तो होंगे ना साथ आपके। अब जैसे पूजा जी ने कहा कि 20,000 बहुत है, अगर 20,000 महीने का आप कमाते हैं और खर्चा नहीं करते हैं तो आप एक साल में 2,40,000 रुपए कमाएंगे। और 2,40,000 कमाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 4 साल में आप अपने उस अमाउंट को ले पाएंगे वापस। लेकिन क्या संभव है कि आप 20 कमा के खर्च बिल्कुल ना करें? संभव ही नहीं है। हाँ, अगर सुशीला जी 1 लाख महीना कमाती है तो मैं समझ सकता हूँ कि एक साल में लगभग ये आधा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो जब हम लाइफ की इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम कितना इन्वेस्ट कर चुके हमारे माता पिता के माध्यम से बाजार में। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसको वापस कैसे लेकर आए। और आज की डेट में हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हम इस पूरे अमाउंट को वापस लेकर आए, एक्सेप्ट एक चीज को। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट, जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको सिखाया जाएगा इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो इंश्योरेंस यदि आप सीखना चाहते हैं
तो आपको लाइफ के हर एक मिनट की इन्वेस्टमेंट सीखनी हो। अब जैसे कि आप ट्रेवल कर रही हैं, अपने ससुराल जा रही हैं सुशीला जी, तो आपने क्या किया, इस समय को मीटिंग से जोड़कर इन्वेस्टमेंट मोड में डाल दिया। पूजा जी ने अपना 1 घंटा निकाला कि घंटे में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपने घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट करी समय की। अब इन्वेस्टमेंट का पहले मतलब भी समझ लीजिए साथ के साथ। एक ऐसा कार्य जिसको करने के उपरांत आपको एक कैश या काइंड के रूप में प्राप्ति हो जाए, आइदर कैश और काइंड के रूप में प्राप्ति हो जाए। आपने बाजार से 1 किलो टमाटर टमाटर नहीं बोलो, बहुत महंगे हो रखे, 1 किलो आलू ले लिए, 1 किलो आलू ले लिए, और आलू की आपने पकाई सब्जी, भुजिया बनाई, खा ली। तो आपकी बॉडी में क्या गया? आयरन गया, तो आलू में आयरन होता है, और उसके जो भी विटामिन मिनरल जो भी वो आपकी बॉडी में गए, और आपके ऑर्गन्स स्ट्रांग हो गए। तो आपने क्या किया, 20 या 25 रुपए देकर भुजिया बनाने में खर्चा है आपका लगभग 40 रुपए का। जब आपने आलू कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी को 40 रुपए के बदले क्या मिल गई? एक शक्ति मिल गई। अब क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, कुछ समय के टमाटर अवॉइड किए जाए, क्योंकि एक टमाटर भी जब हाथ में आता है, हमें क्या लगता है, इसके बदले में 1 किलो आम खा लेती, इस समय जो सिचुएशन चल रही है। तो हम लोग ये देख कर चलते हैं कि जो हम चीज खरीदने जा रहे हैं, जो हम वस्तु खरीदने जा रहे हैं, क्या उसका हम प्रॉपर आउटपुट निकाल पाएंगे? यदि हाँ, तो इट इज गुड, यदि नहीं तो अवॉइड करना है। आपको ये जांच करनी है कि समय का कौन सा अंश आपका प्रतिदिन खराब होता चला जाता। अगर ये बात आपने पता लगा ली, तो क्या होगा, आप इंश्योरेंस की पहली सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए। अब समय का उपयोग कैसे करना होता है, आज आपको ये भी बता देता हूँ। जो आपका समय है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आपके समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका प्रोफेशनल टाइम, एक होता है आपका पर्सनल टाइम, एक होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होता है आपका प्रोफेशनल टाइम, एक होता है आपका पर्सनल टाइम, एक होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। उसी प्रकार से जो भी आप धन को अर्जित करते हैं, उसके भी 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है सेविंग, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए। अब कैसे बनाते हैं, पहले हम बात करते हैं समय की। तो आपके समय के टोटल 3 भाग होते हैं, 8 8 8। 8 घंटा आपको अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में लेकर जाना ही है। इसमें 6 घंटे की नींद ले सकते हैं, 2 घंटे का हल्का फुल्का योग प्राणायाम जो भी आप कर सकते हो कर सकते हैं। बॉडी को थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा छत पर चले गए, टहल लिया, हल्का फुल्का आप बाहर जाके टहल लिया, ठंडी हवा ले ली हम लोगों ने। रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना है, बॉडी को रिलैक्सेशन दे। 8 घंटे आपकी प्रोफेशनल लाइफ चलनी चाहिए। आप अगर गृहिणी हैं, तो घर को 8 घंटे के लिए आप डिवोटेड को दे दीजिए। खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ इसमें आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। अब जो बचा हुआ 8 घंटा है, उसके अगेन आपको 3 भाग करने हैं। एक है 2 घंटा, एक है 4 घंटा, फिर है एक 2 घंटा। तो 2 घंटे आपको हमारे सेशन के साथ जुड़ना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। मतलब डायरेक्टली सभी इसमें बैठे हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वाइनिंग, और एक होती है अप्रत्यक्ष ज्वाइनिंग। उसमें क्या है, आपको जो टास्क देंगे, जो एक्टिविटी देंगे, उसको पूरा करना है। 1 घंटा तो ये हो गया रेगुलर का, और 1 घंटे के आपको 2 टुकड़े करने, एक सुबह और एक शाम। इसमें अपने रिचुअल से जुड़ना है, अपने आध्यात्मिकता से जुड़ना है। कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़नी है आप। जो 4 घंटे हैं, इसको आपको अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट करना है, डिवोट करना।
जैसे स्पेशली 1 घंटा बैठ गए पति या पत्नी के साथ बातें कीजिए, 2 घंटा बैठ जाइए। अगर बच्चा है बच्ची है तो उसका तो 1 घंटा बिताइए, उसकी हरकतों का वही हरकतें कीजिए। शैतान तो अभी शैतानी कीजिए। क्या होगा, वो आपको अपना माने, अपना समझेगा। अब बच्चे में 2 घंटे छुट्टी, 2 घंटे की छुट्टी। तो इस प्रकार से आप अपने समय का रेगुलर मूल्यांकन करते हुए, यूज करते हुए चलेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये सारा कुछ हम आपको यहाँ पर करवाएंगे जब आप रेगुलर सेशंस में आना शुरू कर देंगे। अभी तो आपका चल रहा है, एक वार्म अप सेशन चल रहा है 12 घंटे का। अब आती है बात अमाउंट को लेकर। तो यदि आप अनमैरिड हैं, यदि आप अनमैरिड हैं, जितना भी आप धन कमाते हैं महीने का, उसके 3 हिस्से करने हैं, 20, 30 और 50। 20% आपको इन्वेस्ट करना ही है, 30% आपको सेव करना ही है, और 50% खर्च कीजिए। निश्चिंत भाव से खर्च कीजिए, मत सोचिए क्यों खर्च करें, खर्च करें। और यदि आप मैरिड हैं तो भी 3 हिस्से करने हैं, पर यहाँ पर क्या होगा, 10% आपको इन्वेस्टमेंट मोड में लाना है, 20% आपको सेव करना है, और 70% आपको खर्च करना है। अब यहाँ तक जितनी मैंने आपसे बातें कही, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं वैसे प्लीज पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछिए। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। अनम्यूट कीजिए, मेरे से पूछ सकते हैं आप। क्योंकि अगर हम इसको वन वे चलाएंगे तो क्या होगा, ये प्रवचन कहलाएगा। कोई क्वेश्चन पूछिए। इस सेशन में आप रेगुलर आ रहे हैं तो ये तो मैं नहीं पूछूंगा आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंजॉय तो पक्का कर रहे हैं, ठीक तो पक्का रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी पूछा करें। कहते हैं प्रश्न है तो आपके अंदर जिज्ञासा है, और जिज्ञासा है तो मतलब आप प्रगति पथ पर हैं। पूछें प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछे। आपका ये पहला बैच है ऑनेस्टली, जो कुछ पूछता ही नहीं है मेरे से। वरना हर बैच में मेरा कान खा लिए थे पूछ पूछ के बीच बीच में। स्वाति जी प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, क्योंकि पहले बैच से साथ चल रही है और बहुत क्वेश्चन पूछते थे। प्रश्न ना पूछना भी कला होती है। अभी तक जितना भी आपने कुछ सीखा है, इसको लेकर आपकी क्या कैसी प्रतिक्रिया है, और कुछ जानना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर? पूजा जी एनीथिंग पूछ लीजिए आप, कोई जी। क्वेश्चन हो आपके मन में। पूजा जी से कह रहे हैं, जो भी क्वेरी हो पूछ लीजिए। आप म्यूट है पूजा जी, म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए। जी कहें। सर जैसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। बहुत अच्छी, चलिए कुछ तो बोला। आपकी आपकी ईश्वर ने कुछ बोलने की शक्ति दी, पता लग गया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो भी कुछ है वो समय के हिसाब से या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसको हिंदी में निवेश करना कहते हैं। यदि वो बाजार के हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो उसी को निवेश कहा जाता है। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम उसको बढ़ा सकें। आपने एक बीज को गमले में बो दिया तो क्या होगा, गमला उस बीज को अंकुरित करने में सहायता देगा, और धीरे धीरे उसमें पौधा निकलेगा और बड़ा हो जाएगा। फिर बीज अपने गुण के अनुसार आपको टमाटर देगा, गोभी देगा, भिंडी देगा, तोरई देगा, जो उसका गुण होगा, दे देगा, फूल देगा, गुण देगा। तो आपने एक बीज बोया, आपको कई बीज वापस मिल गए, इसे कहते हैं निवेश करना।
तो यहाँ पर बात जिसकी कर रहे हैं ये है आर्थिक रूप से संपन्न होने। निवेश के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, इसकी मैं आपके लिए प्रॉपर क्लास लूंगा निवेश की। अभी केवल हल्का सा हिंट दिया है, जैसे आपको ये बताया कि आपने समय को निवेश कैसे किया, जो अभी नहीं कर पाएंगे जल्दी, मैंने बोल दिया आप इमीडिएटली इसको टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग अपने आप को बहुत दूर कर चुके हैं अपने आप से। जब तक आप अपने स्वयं के निकट नहीं पहुंचेंगे तब तक आप समय को नहीं बना सकते। स्वाति जी आज बहुत समय से हम लोग के साथ अटैच्ड हैं, इनको बहुत समस्या अभी तक आती, आसान नहीं होता, लेकिन पहले से 19-20 का अंतर आया है। पहले से 19-20 का अंतर थोड़ा सा आप हुए हैं। अब हम लोग जो है, हम लोग रेगुलर इसके अंदर लगे रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं काम को, तो हमें आदत पड़ चुकी है। तो जब आपको आदत पड़नी शुरू हो जाए, समझ लीजिए हाँ आपने पहला कदम पार कर लिया। जैसे एक अध्यापक होता है ना, बच्चों को रोज होमवर्क देता है, बेटा ये होमवर्क कल करके लाना, ताकि बच्चे का रूटीन बना रहे, खराब ना हो। एग्जाम इसलिए होते पढ़ो तभी एग्जाम दोगे। तो ये एक रूटीन को फॉलो करना ही वास्तव में समय की इन्वेस्टमेंट है। और जितना आप अपने आप को उपयोग करना सीख जाएंगे उतना आपकी एज बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखिए, आप 80 साल, 90 साल, 100 साल से ऊपर भी जीवन जी सकती है, क्योंकि एज पर दी स्पिरिचुअल साइंस आपको बॉडी जो मिली है इसका लाइफ टाइम 120 वर्ष का होता है। हम आधे में क्यों लग जाते हैं या उससे पहले क्यों चले जाते हैं, कि हमने कभी भी अपनी बॉडी का प्रॉपर यूज ही नहीं किया। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सुशीला जी मेरे को। आप मान लीजिए कि आपके घर पर एक डिवाइस रखा हुआ है, कोई भी डिवाइस है आपके पास, मिक्सी है, कुछ भी है, आपने 1 साल तक उपयोग नहीं किया उसको, तो क्या वो चलेगा? क्या वो प्रॉपर फंक्शन करेगा? बताएं। नेटवर्क इश्यू है, अभी ट्रेन में बैठी हैं। आप बताएं पूजा जी। पर यदि एक साल रखे रखे उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी आ जाएगी, आएगी क्योंकि वो ना प्रॉपर यूज नहीं हुआ है। जी, यही मैं आपसे सुनना चाहता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिक्सी शायद फिर भी चल जाए, लेकिन अगर आपकी कोई और मशीन से आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं चलेगी, उसको वर्कशॉप भेजना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप डिवाइस का प्रॉपर उपयोग करना नहीं समझ पाएंगे, ये बॉडी भी आपकी अंदर से खोखली होती चली जाएगी। तो आपने इतना पूछा, ये मेरी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने सब पूछा, तो कम से कम जो हमारा अगला सेशन होगा, हम अगले सेशन में बात करेंगे, वो किसके ऊपर करेंगे? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि हमारी लाइफ का जो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो मंडे आपकी सेम टाइम पे क्लास होगी। और सहयोग की बात है, आप भी 2-3 लोग इसके अंदर आए तो इसी बैच को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, फिर अदरवाइज एक नया बैच शुरू करना होता। आपके 3 टॉपिक जो मिसिंग है मैं आपको अलग से सेशन दे दूंगा उससे। ठीक है, तो फिर मंडे मिलते हैं सेम टाइम पर। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार।